बीएसएनएल के साथ 2 स्कैम होता है और बीएसएनएल बर्बाद हो जाता है। कर्मचारियों के साथ साथ देश के नेता भी बीएसएनएल की बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। मोदी जी ने सिर्फ दोस्त की खुशी के लिए बीएसएनएल के 10,000 टावर किराए पर दे दिया था। भारत सरकार ने 2023 में ही कहा था कि हम 2023 में बीएसएनएल का 4G सर्विस शुरू करेंगे, लेकिन फंडिंग मिलने के बाद सरकार शांत हो गया। जियो के आने से पहले देश में 15 टेलीकॉम कंपनियां थी, लेकिन जियो ने ऑफर दे दे के इन सारी कंपनियों को बर्बाद कर दिया। हमारे देश के नेता संसद में हिंदू मुस्लिम पर बवाल करेंगे, परिवारवाद पर आपस में बहसबाजी करेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए लोगों के अधिकार की बात करेंगे, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के बढ़े हुए डेटा पैक के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो भाई आज बात करेंगे बीएसएनएल वर्सेस जियो की और समझेंगे कि बीएसएनएल बर्बाद कैसे हुआ और बढ़े हुए रिचार्ज प्लान के प्राइस पर सरकार चुप क्यों है। तो भाई बीएसएनएल का शुरुआत 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। उस दौर में जब लोगों के गांव और मोहल्ले में मात्र एक फोन हुआ करता था। उस समय घरों में अभी की तरह सबके पास फोन नहीं था। पूरे परिवार या मोहल्ले में सिर्फ 1-2 के पास फोन हुआ करता था। उस समय में बीएसएनएल ने प्राइवेट कंपनियों को पछाड़ के रखा था और 2005 में तो बीएसएनएल ने एयरटेल को भी पीछे छोड़ दिया था और 2001 से 2008 तक में बीएसएनएल का 46,668 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन उस समय की सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने बीएसएनएल को पूरी तरह से लूट लिया। दरअसल उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन अपने भाई कलानिधि मारन के साथ मिलकर बीएसएनएल के 327 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को अपने बोट हाउस निवास पर लगवा लिया था और इसके बाद इस 327 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को अपने बोट हाउस निवास से अपने भाई कलानिधि मारन के चैनल सन टीवी के ऑफिस से जोड़ दिया और पूरे 3 साल तक सरकारी पैसे से इन दोनों भाइयों ने फर्जी तरीके से सन टीवी को चलाया और इस 327 कनेक्शन पे हर दिन लगभग 50,000 प्रमोशन के कॉल आते थे और हर कॉल पे सन टीवी की तरफ से 6 रुपए वसूला जाता था। उसके बाद इस 327 कनेक्शन को यूज करके सन टीवी ने 3 साल में 51 लाख कॉल किया था और पूरे तमिलनाडु में बीएसएनएल का हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यूज करके इन दोनों भाइयों ने सन टीवी में पब्लिक को सीरियल, रामायण, महाभारत, शाकालाका बूम बूम और शक्तिमान दिखाया। और इसके लिए हमारे मंत्री जी ने बीएसएनएल के पूर्व महाप्रबंधक के बर्मानाथन, पूर्व उप महाप्रबंधक MP वेलुसामी को सेट कर लिया था। और ये स्कैम जब पब्लिक डोमेन में आया तब भी पूरी तरह से खुल के नहीं आया। शुरुआत में तो पब्लिक को सिर्फ यही बता रहे थे कि 327 कनेक्शन है और 6 मंथ पहले ही लगा था। लेकिन 2011 में न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि जो 327 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन बताया गया है असल में वो गलत है और टोटल 764 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मंत्री जी ने लगवाया था और पूरे 3 साल तक मंत्री जी ने इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद 2007 में जब ये स्कैम पब्लिक के सामने आया था तो उस समय मंत्री जी ने इस्तीफा देते हुए ये कहा कि मुझे सिर्फ बदनाम करने की कोशिश चल रहा है। लेकिन सच तो ये था कि ये लूट का खेल 2004 में शुरू हुआ था और 2007 तक इन लोगों ने लूटा था, जिसकी वजह से बीएसएनएल को 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद भी बीएसएनएल मजबूती के साथ खड़ा था, लेकिन इसके बाद देश में 2G घोटाला हुआ और बीएसएनएल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दरअसल 2007 में जब टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया और इसके टेलीकॉम मिनिस्टर बनने के 1 साल बाद 2G स्पेक्ट्रम को अलग अलग कंपनियों को बांटना था और इसके लिए 2G स्पेक्ट्रम का नीलामी होना था और नीलामी के थ्रू कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम खरीदना था। लेकिन हमारे मंत्री जी ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम का नीलामी ना करा के पहले आओ और पहले पाओ के बेस पर 2G स्पेक्ट्रम को बांट दिया और उस समय मंत्री जी का जिस कंपनी के साथ अच्छे रिलेशन थे उस कंपनी को 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दे दिया। उसके बाद मंत्री जी ने 2008 में 2G स्पेक्ट्रम को 2001 में जो रेट डिसाइड था उसके हिसाब से 2G स्पेक्ट्रम को बेच दिया और इस गलती या सेटिंग जो भी था इसकी वजह से 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इस घटना के बाद बीएसएनएल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और ये रहा बीएसएनएल के 2010 के बाद से घाटे का लिस्ट। अब वीडियो को पॉज करके देख लेना। उसके बाद बीएसएनएल के बर्बादी में इनके कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितना स्लो बीएसएनएल का नेटवर्क था उससे भी ज्यादा स्लो बीएसएनएल के कर्मचारी थे, जिसकी वजह से बीएसएनएल बर्बाद हुआ।
देखिए, बीएसएनएल को पहले देश के नेताओं ने लूटा, उसके बाद बीएसएनएल के कर्मचारियों ने उसको लूटा और इन दोनों के लूटने के बाद बीएसएनएल के पास सिर्फ उसका टावर बचा था। और इसको भी बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने एयरटेल और जियो को भाड़े में लगा दिया। 2017 में मोदी जी ने पीपीपी मॉडल के तहत बीएसएनएल के 10,000 टावर जियो को किराए पर दे दिया। जमीन में जो टावर लगा है उसका 38,000 रुपए पर मंथ और जो टावर छत के ऊपर लगा है उसके लिए 24,900 रुपए प्रति महीने डील के साथ बीएसएनएल के 10,000 टावर जियो यूज कर रहा है। इसलिए बीएसएनएल के 4G लॉन्चिंग में टाइम लग रहा है। देखिए, 2017 से ही बीएसएनएल 4G सर्विस शुरू करने के लिए सरकार से परमिशन मांग रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मित्रता निभाने में बिजी है। आप इस आर्टिकल को देखिए, बीएसएनएल को 4G नेटवर्क की अनुमति नहीं मिल रहा है और इसके टावर से जियो 4G और 5G चला रहा है। सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी पिछले 2 साल से बीएसएनएल को 4G सर्विस शुरू करने का परमिशन नहीं मिल रहा है, जबकि बीएसएनएल के टावर को किराए पर लेके जियो 4G सर्विस कब का लॉन्च कर चुका है और अब 5G में पहुंच गया है। और ये टावर वाला मामला भाई 5 साल पहले का है और उस समय बीएसएनएल के कर्मचारियों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हालांकि अभी करंट समय में इन तीनों कंपनियों के रिचार्ज प्लान बढ़ने के बाद लोग अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं और इस बार बीएसएनएल ने टीसीएस के साथ टाई अप किया है और बीएसएनएल का टावर खड़ा करने में जो भी इक्विपमेंट लगने वाला है उसके लिए बीएसएनएल ने टीसीएस को 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है और इस डील के तहत पूरे देश में लगभग 1 लाख टावर लगाया जाएगा। उसके बाद भारत सरकार ने बीएसएनएल के लिए 600 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का स्पेक्ट्रम भी रिजर्व रखा है और इसका इस्तेमाल 5G सर्विस शुरू करने के लिए किया जाएगा। और इस खबर में कितनी सच्चाई है बीएसएनएल का 4G सर्विस शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई, जय हिंद, जय भारत।